आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के हिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। इस चैप्टर में ना हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, हमारा जो ये हिस्ट्री है ना, 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, एक होता है मीडिएवल हिस्ट्री और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो क्लास 6 में जो आपने पढ़ा था वो एंशिएंट हिस्ट्री था। एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब होता है बहुत पुराने ज़माने का हिस्ट्री, बहुत पुराने ज़माने का हिस्ट्री। तो वो हो गया हमारा क्लास 6 में एंशिएंट। क्लास 7 में जो आपने पढ़ा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे अपना लास्ट चैप्टर, ये है मेडिएवल हिस्ट्री। मेडिएवल हिस्ट्री में ज़्यादातर बात होता है मुगल्स के बारे में, यानी कि मुस्लिम राजाओं के बारे में। फॉर एग्जाम्पल बाबर, अकबर, हुमायूं, है ना, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब, इन सब के बारे में बात होता है। इसके बाद जो क्लास 8 में आप पढ़ोगे वो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें आप पढ़ोगे अंग्रेज़ों के बारे में कि अंग्रेज़ इंडिया में किस तरीके से आए, क्यों आए थे, कैसे वो लोग हम लोगों को लूट के चले गए, कैसे उन्होंने इंडिया में 200 साल तक राज किया। तो हिस्ट्री हमारा कितने पार्ट में बटा हुआ है? 3 पार्ट में। पहला एंशिएंट, जो कि आपने पढ़ा कहाँ पे? क्लास 6 में, जिसमें आपने पढ़ा बहुत पुराने पुराने ज़माने के बारे में। फिर क्लास 7 में आपने पढ़ा मिडिएवल हिस्ट्री। मिडिएवल हिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा? मुगल राजाओं के बारे में, मुगल्स के बारे में बेसिकली, यानी कि मुस्लिम राजा के बारे में। फिर क्लास 8 में आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें आप पढ़ोगे खास करके किसके बारे में? अंग्रेज़ों के बारे में, कि अंग्रेज़ों ने इंडिया में आए, कैसे आए, क्यों आए थे, क्या लेकर गए, है ना, किधर से आए थे, किधर गए, ये सब चीज़ें। अब चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अपने क्लास 7 का हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी वो सबसे लास्ट चैप्टर, तो बताइए क्लास 7 में आप क्या कंप्लीट करने जा रहे हैं? बताइए पहले। क्लास 7 में आप कंप्लीट करने जा रहे हैं अपना मेडिएवल हिस्ट्री। तो क्लास 8 में जैसे ही आप आओगे तो मेडिएवल तो खत्म हो चुका क्लास 7 में, तो क्लास 8 में क्या स्टार्ट हो जाएगा? मॉडर्न। यानी कि इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे वो ये पढ़ोगे कि आखिर मेडिएवल हिस्ट्री किस तरीके से हमारा ख़त्म हुआ, क्योंकि ये ख़त्म होगा तभी क्लास 8 में हमारा हिस्ट्री अगला वाला स्टार्ट होगा, मॉडर्न हिस्ट्री जिसको हम लोग कहेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? अच्छा, पहले 2 सवाल का जवाब दीजिए। पहला, क्लास 7 में आप कौन सा हिस्ट्री पढ़ रहे हो? एंशिएंट, मेडिएवल या मॉडर्न? मेडिएवल। और इसमें मेडिएवल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में ज़्यादातर? मुगल्स के बारे में, मुस्लिम राजा के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर मुगल्स का अंत किस तरीके से हुआ, क्योंकि मुगल्स का अंत होगा तभी जाकर इंडिया में कौन आएगा? अंग्रेज आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। इंडिया में मुगल्स यानी कि मुस्लिम राजा का जो शासन था, जो पावर था, वो खत्म होगा पूरी तरीके से, तभी जाकर हमारे इंडिया में कौन इंटर करेगा? अंग्रेज करेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे कि आखिर मुगल्स यानी कि मुस्लिम राजा जो इतने पावरफुल हुआ करते थे, उनका पावर किस तरीके से ख़त्म हुआ, कैसे उन लोगों ने रूल किया इंडिया को, क्या कारण था जिसकी वजह से इंडिया में मुगल्स का पावर घटता चला गया, और उसका पावर घटा तो पावर में फिर दोबारा आया कौन? मुगल्स आ गए। इसी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब, ये सब मुगल राजा, ये सब मुगल राजा हैं, मुस्लिम राजा हैं। एक से एक राजा थे, इतना पावरफुल राजा, मतलब लाजवाब राजा, खतरनाक प्रकार के, जो किसी से डरने वाले नहीं थे, ऐसे ऐसे राजा थे। तो आखिर वही हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इनके बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये लोग कमज़ोर पड़ गए, सारे ख़त्म हो गए मुगल्स, और अंग्रेज यहाँ पे आ गए। तो वही हम लोग इस चैप्टर में अपना पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है, ये हमारे क्लास 7 का हिस्ट्री के अंदर सबसे लास्ट चैप्टर है। इसको आप कंप्लीट करोगे तो क्लास 7 का आपका हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा, और यहीं पे आपका पूरा का पूरा मेडिएवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। और क्लास 8 में जब हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पे हम लोग जो हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे वो हमारा हिस्ट्री कौन सा होगा? मॉडर्न होगा, जहाँ पे आप ये पढ़ोगे कि मुगल्स जा चुके हैं, ख़त्म हो चुका उनका सब कुछ, अब वो ख़त्म कैसे हुआ वो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे अभी। और क्लास 8 में आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे कि मुगल्स जब गए तो अंग्रेज़ कैसे यहाँ पे आए। तो पता चला इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एक लाइन में यदि बोलना चाहें तो ये पढ़ेंगे कि मुगल्स का शासन, मुगल्स का पावर, मुगल्स का कंट्रोल इंडिया में किस तरीके से ख़त्म होता चला गया, वही हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। समझ में आया बात पूरा? तो आइए आखिर पढ़ते हैं और समझते हैं
कि क्या कारण थे जिसके वजह से मुस्लिम राजाओं का कंट्रोल, पावर, दबदबा के लोग तरीके से आप इंडिया में कैसे ख़त्म होता चला गया। तो पहला तो हमारा इंट्रोडक्शन है, आइए उसी को हम लोग पहले समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। लिखा हुआ क्या है देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द इमर्जेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स in the subcontinent during the first half of the 18th century from 1707 when Aurangzeb died till the third battle of Panipat in 1761। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मुगल्स, अच्छा एक बात जानना, मुगल में सबसे आखिरी राजा कौन थे? औरंगजेब। मुगल्स में मतलब कि मुस्लिम राजा में सबसे लास्ट वाले राजा कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब जब मरे तो पूरी तरीके से मुगल्स क्या हो गए? ख़त्म हो गए, ठीक ना। अब जब औरंगजेब के मरने के बाद मुगल्स का पूरा पावर ही ख़त्म हो गया, तो अब फिर आएगा कौन? अंग्रेज आएंगे, इंडिया में ब्रिटिशर्स आएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि 1707 से, हाँ बोलो सर, जब मैं ये जो कौन सा? औरंगजेब, हाँ औरंगजेब, वो मरा होगा तो उस पे भी तो कोई किसी ने हमला किया होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो मुगल नहीं थे, वो मतलब वो मुस्लिम नहीं थे। मतलब कहने का सिंपल सा ये है कि यहाँ पे ना बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे बात हमेशा मीडिएवल हिस्ट्री में ज़्यादातर बात किसका होगा? मुगल्स का बात होगा। तो यहाँ पे मुगल्स का सबसे आखिरी राजा कौन? औरंगजेब। औरंगजेब जब जाएंगे, ख़त्म होंगे, तो फिर आएंगे हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स। ओके, तो आइए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं, आखिर देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द इमर्जेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स इन दिस सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी फ्रॉम 1707। अब देखो होता क्या है, 1707 में, 1707 से लगभग आप कह सकते हो कि हमारे इंडिया में अंग्रेज़ों का आना जाना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। When Aurangzeb died till the third battle of पानीपत in 1761, यानी कि एक लड़ाई होता है बेसिकली पानीपत में, उस लड़ाई में औरंगजेब मर जाता है, ठीक। ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्योंकि यही चीज़ आप जब समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे ही औरंगजेब मरता है वैसे ही इंडिया में अंग्रेज का पावर, ब्रिटिशर्स का पावर बढ़ जाता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर अंग्रेज़ों ने अपना पावर पहले क्यों नहीं बढ़ाया? इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि औरंगजेब उसको अपना पावर बढ़ाने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि औरंगजेब बहुत बड़े राजा थे ना, उनके रहते अंग्रेज उतना ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाते, तो अंग्रेज़ों को मौका मिल गया। जैसे ही औरंगजेब मरा, अंग्रेज़ों ने मौका देखा कि इससे अच्छा कोई चांस हो नहीं सकता इंडिया पे कब्जा करने का, अंग्रेज़ों ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो औरंगजेब अब मरा कैसे वो समझो पहले। औरंगजेब का लड़ाई हुआ पानीपत में, और औरंगजेब अब किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब बहुत दूर की बात है, उसको आप छोड़ो। बस आप इतना समझो कि पानीपत में एक लड़ाई हुआ औरंगजेब का, उस लड़ाई में औरंगजेब मर गया, ठीक। अब जब औरंगजेब मरा तो बताइए एंट्री किसका हो चुका होगा? इंडिया, अंग्रेज का। अब बिल्कुल, औरंगजेब बहुत बड़े राजा थे, लेकिन जैसे ही ये मरे अंग्रेज़ों को मौका मिल गया आगे बढ़ने का। यही सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या समझ में आया आपको? इसमें बस इतना समझना है कि औरंगजेब जैसे ही मरा वैसे ही इंडिया में अंग्रेज़ों का पावर बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब अपना, ये तो इंट्रोडक्शन तरीके से हो गया छोटा सा, अब डिटेल में आपको पढ़ना है तो डिटेल में यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। आइए समझते हैं। पहला पॉइंट हमारा है द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। इसका मतलब ये हो गया कि मुगल एम्पायर हमारा, यानी कि मुस्लिम राजाओं का पावर कैसे इंडिया में ख़त्म होता चला गया, और लास्ट के जो हमारे राजा बचे, फॉर एग्जांपल औरंगजेब, उनके साथ क्या हुआ। तो आइए समझते हैं क्या है। पहला, एम्पायर औरंगजेब हैड depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in the Deccan। दक्कन का मतलब क्या है समझो,
ये जो आप आज इलाका देखते हो ना, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का, उसके नीचे कर्नाटक, उसके नीचे थोड़ा सा महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, है ना, ये सब जो इलाका है बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं दक्कन, ठीक ना, ध्यान रखना। यानी कि अगर आपको समझना हो कि ये दक्कन कहाँ पे पड़ता है इलाका, तो थोड़ा सा आप समझो कि इंडिया का मैप ध्यान में लाओ और आपको जो स्टेट बता रहे हैं उसको ध्यान से समझना। मध्य प्रदेश, पूरा पूरा पार्ट नहीं, हल्का मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सारे इलाके जो हमारे हैं ये दक्कन वाले इलाके थे, ठीक ना। इसको हम लोग दक्कन प्लेट्यू भी आपने नाम सुना होगा, तो वही चीज़ है। अब हुआ क्या कि मुगल्स का यानी कि मुस्लिम सबसे जो आखिरी राजा थे, मुस्लिम में जो सबसे आखिरी राजा थे उनका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब इस दक्कन में यानी कि इन सारे जगहों पर दूसरे दूसरे राजाओं से खूब लड़ाई लड़ता रहता था। क्यों लड़ता था भाई? क्योंकि सब राजा का सपना क्या होता है कि दूसरे को मारो, उसका एरिया अपने कंट्रोल में कर लो। तो औरंगजेब के मन में भी यही ख्याल था। तो औरंगजेब कई सारे छोटे छोटे राजाओं से लड़े, हिंदू राजाओं से लड़े। इस चक्कर में हुआ क्या कि औरंगजेब का सारा पैसा, खजाना उस लड़ाई में क्या हो गया? खत्म हो गया। समझ रही है बात? अब बताओ क्या औरंगजेब लंबे समय तक राज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि समझो आप, यदि उसको राज करना है तो उसको क्या रखना पड़ेगा अपने पास? मिलिट्री रखना पड़ेगा, आर्मी रखना पड़ेगा। और आर्मी आपके लिए तभी काम करेगा जब आप उसको पैसा दोगे। आपके पास पैसा है नहीं, खजाना है नहीं, तो कोई भी आदमी औरंगजेब के लिए लड़ाई लड़ने जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो औरंगजेब लगातार लंबे समय तक दक्कन में कई सारे राजाओं से लड़ाई करता रहा, जिसके वजह से इनका सारा पैसा क्या हो गया? खत्म हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। अंडर हिज सक्सेसर्स द एफिशिएंसी ऑफ द इंपेरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन। और जब 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हुआ, 1707 में जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ, तो उसके बाद छोटे छोटे जो एक तरीके से कह लो मंत्री वगैरह थे औरंगजेब के दरबार में, उन लोगों ने कब्जा करना स्टार्ट कर लिया। अब जरा समझना यहाँ पे पूरा ना कहानी समझो। राजा कौन है? औरंगजेब। उनके अंदर में क्या मंत्री वगैरह काम नहीं करते होंगे? करते थे। तो मंत्री लोगों को भी थोड़ा सा मौका दिख गया। उनको दिखा कि यार हमारा मुखिया ही नहीं रहा, तो क्यों ना मुखिया जहाँ जहाँ कब्जा किया था उसको हम लोग आपस में बांट ले। जैसे जैसे हुआ क्या, औरंगजेब तो मेन राजा था, औरंगजेब के अंदर में कई सारे मिनिस्टर्स वगैरह, मंत्री वगैरह काम करते थे। तो उन लोगों ने देखा कि औरंगजेब तो रहा नहीं अब, तो इतना बड़ा एरिया क्या हम खाली जाने दें? तो उन मंत्रियों ने क्या किया, अपना अलग अलग एरिया बांट लिया कि भाई इधर हम रूल करेंगे, उधर तुम रूल करना, इस तरीके से। लेकिन उनको भी रूल करने का उतना ढंग पता नहीं था औरंगजेब के जितना, तो वो एरिया भी उनके हाथ से चला गया। समझ रही बात? ये चीज़ था। It became difficult for the later Mughal emperors to keep a check on their powerful मनसबदार्स। यानी कि ओवरऑल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि औरंगजेब जब मरा तो पावर किसके हाथ में आ गया? छोटे छोटे पावर उनके मुखिया लोगों के हाथ में, मिनिस्टर्स वगैरह के हाथ में। उन लोगों ने भी अपने एरिया को सही तरीके से संभाल नहीं पाया। किससे कितना टैक्स लेना है, किसको किस तरीके से कैसे हैंडल करना है, किसको क्या पावर देना है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, ये उन लोगों को उतना आइडिया समझ में नहीं आया, ठीक ना। आगे बेसिकली कहा यह जा रहा है कि औरंगजेब जब गया तो इन लोगों से भी उसका एरिया संभल नहीं पाया, ठीक ना। आगे नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर्स, यानी कि बेसिकली सूबेदार, गवर्नर को हम लोग क्या बोलते थे उस समय पे? सूबेदार बोलते थे। ऑफन कंट्रोल्ड द ऑफिसेस ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग दीवानी और फौजदारी कहते हैं। आप यहाँ पे दो वर्ड है बेसिकली, रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप इसको दीवानी और फौजदारी कह सकते हो, उस टाइम के लैंग्वेज में हम लोग इसको बोलते थे। तो अब हुआ क्या, नोबल्स के मतलब जो छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे राजा मंत्री वगैरह, उनको गवर्नर बना दिया गया। वो उन्होंने बेसिकली अपने अंडर में लोगों को गवर्नर बना दिया कि भैया तुमको हम ये एरिया देते हैं, तुम इसको जाकर उधर संभालो। और कुछ लोगों को रेवेन्यू यानी कि पैसा किससे कितना लेना है, किससे कितना टैक्स लेना है, उनको वो ऑफिसर बना दिया। और कुछ लोगों को मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया, यानी कि तुम हमारा आर्मी संभालोगे। बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि जब औरंगजेब मरा तो उनके जो मंत्री वगैरह थे उन्होंने आपस में क्या किया, अपना एरिया बांट लिया। और उन्होंने भी अपने अंडर में किसको रखा?
गवर्नर को रखा, रेवेन्यू यानी कि पैसा कलेक्ट करने वाला एक ऑफिसर रखा, आर्मी को संभालने वाला एक ऑफिसर रखा, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने सही तरीके से रूल नहीं कर पाया, क्योंकि इनको उतना आइडिया नहीं था। ये लोग केवल मंत्री थे। देखो, मंत्री होना अलग चीज़ है और पूरे एरिया को संभालना वो अलग चीज़ होता है। तो ये लोग अभी तक किस तौर पे काम करते थे? मंत्री के तौर पे, लेकिन अब किस तौर पे काम कर रहे हैं? राजा के तौर पे। संभालना है उनको पूरा, क्या कभी कर पाएंगे? नहीं कर पाए, इसीलिए और ये धीरे धीरे कमज़ोर होते चलेगा। आगे, दिस गेव देम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स ओवर वास्ट रीजन्स ऑफ द मुगल एम्पायर। यानी कि जहाँ तक औरंगजेब का कब्जा फैला हुआ था, उन पूरे इलाके को इन सारे मिनिस्टर्स ने आपस में बांट के कुछ दिन तक कंट्रोल किया, राज भी किया, लेकिन आगे चल के आप देखोगे कि कोई भी अच्छी तरीके से उसको सक्सेसफुली चला नहीं पाया। ठीक ना। आगे, एज द गवर्नर्स कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, द रेवेन्यू टू द कैपिटल डिक्लाइंड। अब जरा एक बात बताइए, राजा साहब ने क्या किया? जो मिनिस्टर थे पहले औरंगजेब के दरबार में, वो अब क्या बन गए? अपने इलाके के राजा बन गए। उन्होंने क्या कर लिया? लोगों को अपने यहाँ पे गवर्नर को रख लिया, तुम हमारे लिए सारा काम करो। अब जरा देखो, राजा ने अपने अंडर में लोगों को काम करने के लिए रखा, लेकिन राजा खुद नहीं देख रहा है कि कैसे काम हो रहा है, सही से टैक्स ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो बताइए, जिस आदमी को अपने काम सौंपा होगा, क्या वो पूरी तरीके से ईमानदार होंगे? इसका क्या गारंटी है भाई? कोई गारंटी नहीं है। तो जिस जिस लोगों को इन्होंने मिलिट्री ऑफिसर, फिर से रेवेन्यू ऑफिसर, फिर से गवर्नर बनाया था, वो सारे के सारे करप्ट लोग निकले, वो खुद अपना पॉकेट भरने में लग गए। तो अब जरा सोचो, क्या कभी राजा उतने बड़े एरिया को कंट्रोल कर पाया सही तरीके से? नहीं कर पाया, क्योंकि हुआ ये कि राजा ने जिसके ऊपर भरोसा किया वही गद्दार निकल गया। तो कभी भी अच्छे तरीके से वो लोग उसको रूल नहीं कर पाए। पैसा धीरे धीरे राजा का कम होता चला गया। राजा भी नहीं समझ पा रहा है कि भाई आखिर पैसा आने के बजाय घटता कैसे चला जा रहा है, क्योंकि असल में हो ये रहा था कि जो बीच में लोग थे, राजा के जो लोग थे, वही पैसा पूरा मार ले रहे थे। ठीक ना। आगे, पीजन एंड जमींदारी रेवेलियंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया एडेड टू दीज प्रॉब्लम्स। अब जो किसान थे, जो जमींदार थे, उन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। पता है क्यों? क्योंकि देखो, राजा ने तो कह दिया कि सबसे जाके टैक्स लो, लेकिन भाई जो छोटा सा किसान है, जो छोटे ज़मींदार आदमी है, वो आपको मनमानी यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स कैसे दे पाएगा? कभी दे पाएगा? वो कभी नहीं दे पाएगा। उसके पास रहेगा तब तो देगा, लेकिन आप मार पीट के ज़बरदस्ती उससे ले रहे हैं। तो बताइए, सबसे ज़्यादा बुरा हाल किसका होगा? ज़मींदार लोगों का, किसान लोगों का, क्योंकि उनका फसल अच्छे से नहीं हो रहा है, लेकिन आप पैसा लेके चले जा रहे हैं इसके बावजूद भी, तो उनका हालत और ख़राब होता चला गया। These revolts were sometimes caused by the pressure of mounting taxes। वही बात यहाँ पे भी है, कई बार तो इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी होता था, किसानों के बीच में, राजा के आदमी के बीच में। क्यों झगड़ा होता था? किसानों का कहना था कि हम टैक्स नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, फसल अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन राजा के ऑफिसर क्या बोलते थे? भैया हम टैक्स लेने के लिए आए हैं, हम टैक्स लेकर जाएंगे, चाहे तुम आप टैक्स कहीं से भी दो, हमको उससे मतलब नहीं है। तो ये बड़ा दिक्कत वहाँ पे होता था, तो लड़ाई झगड़ा भी कई बार हो जाता था। द मुगल एम्पायर्स आफ्टर औरंगजेब वेयर, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है, समझिए। द मुगल एम्पायर्स आफ्टर औरंगजेब वेयर अनएबल टू अरेस्ट द ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल and economic authority into the hands of provincial governors, local chieftains and other groups। यानी कि औरंगजेब के बाद जो छोटे छोटे राजा बने, वो राजा बने बाद में, पहले क्या थे बताओ? औरंगजेब के दरबार में छोटे से मंत्री हुआ करते थे। औरंगजेब गया तो सारे मंत्री ने क्या कर लिया? अपने अपने एरिया को बांट लिया कि भैया हम इधर रूल करेंगे, तुम इधर रूल करना। तो वो अपने इलाके के क्या बन गए? राजा बन गए। लेकिन कोई भी राजा सही तरीके से औरंगजेब के जाने के बाद नहीं चला पाया। क्यों नहीं चला पाया? क्योंकि वो लोगों को सारा काम दे देते थे, लेकिन खुद भी जाके कभी देखते नहीं थे कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो औरंगजेब के बाद कोई भी सही तरीके से चला नहीं पाया, कोई भी नहीं। ठीक ना। आगे, इन द मिडस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, द न्यू रूलर ऑफ ईरान नादिर शाह। अब ये सब चल ही रहा था। अब जब आप सोचो, अभी तुरंत मौत किसका हुआ है? औरंगजेब का। पावर किसके हाथ में आया? उसके मंत्री लोगों के हाथ में। वो खुद अपने इलाके को चला नहीं पा रहा है।
तो बताओ क्या इस अफरा तफरी माहौल का कोई दूसरा आदमी फ़ायदा उठाएगा कि नहीं उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा। बाहर से बैठ के कुछ राजा हैं जो देख रहे हैं कि औरंगजेब जो इंडिया का बहुत पावरफुल राजा था, उसके सामने अंग्रेज चूं तक नहीं करता था, वो राजा मर गया। उसके जो छोटे छोटे मंत्री थे उन्होंने अपने आपस में इंडिया को बांट लिया, लेकिन वो भी उसको चला नहीं पा रहे हैं। तो बाहर बैठे हुए राजा कुछ हैं जो कि देख रहे हैं कि भैया ये सबसे अच्छा मौका इंडिया पे अटैक करने का। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है ईरान का। ईरान में एक राजा बैठा हुआ था, राजा का नाम है नादिर शाह। sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amounts of wealth. ईरान हमारा एक अलग देश है। ईरान में बैठ के एक राजा देख रहा था, नादिर शाह उसका नाम था, कि भैया इंडिया में ये सब अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, यही अच्छा मौका है इंडिया पे अटैक करने का। और इंडिया पे एक बार हम अटैक कर दिए तो औरंगजेब ने जितना भी संपत्ति वगैरह बनाया होगा सब हमारा हो जाएगा। तो ईरान के राजा जिनका नाम था नादिर शाह, वो कहीं और अटैक नहीं करते हैं बल्कि दिल्ली में ही करते हैं, सोचो। और औरंगजेब सब कुछ चलाता कहाँ से था? दिल्ली से। तो दिल्ली से औरंगजेब सब कुछ देखता था और दिल्ली पे ही अब कब्जा कर लिया। तो जरा सोचिए उस नादिर शाह के पास कितना खजाना आया होगा, बहुत ज़्यादा, लाजवाब, है ना। तो इस तरीके से हुआ। उसके बाद क्या हुआ फिर और देखो थोड़ा सा। अब ये तो हो ही गया हमारा। एक राजा और हैं जो कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दी अफगान, अफगान मतलब अफगानिस्तान का बात हो रहा है। दी अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली, ये आदमी भी अफगानिस्तान के राजा हैं और ये भी बाहर से बैठ के, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश पड़ता है, वो भी बाहर से बैठ के देख रहा है कि भैया इंडिया में जब ईरान का राजा जाके अटैक कर सकता है, लूट सकता है, तो हम तो और बगल में हैं, अफगानिस्तान तो इंडिया का और बगल में है, तो हम क्यों नहीं जाकर अटैक करेंगे। तो ये भी इंडिया में आ गए अटैक करने के लिए। उनका नाम था राजा का अहमद शाह अब्दाली, हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया 5 times बिटवीन 1748 एंड 1761। यानी कि 1748 से लेकर 1761 के बीच में ये अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानिस्तान का राजा था, ये इंडिया में इस टाइम पीरियड के अंदर 5 बार अटैक करता है, सोचो 5 बार। और खास करके किधर? नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया बोले तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब पार्ट में 5 बार अटैक किया है, सोचो। तो सोचो ये 5 बार में कितना कुछ लूट के गया होगा, पूरा कंगाल कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद इतना लूटा है, इसके बावजूद बहुत कुछ छूट के रह गया। और वो फिर बाद में छूटा हुआ चीज़ कौन लूटेगा? अंग्रेज, जो कि अब आएगा क्लास 8 में, जब हम लोग आएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। Under pressure from all sides, the empire was further weakened by competition amongst different groups of nobles. तो देखो क्या कितना खतरनाक सिचुएशन है अभी इंडिया में। औरंगजेब मरा, पूरा पावर खत्म, उसके मंत्रियों ने पावर अपने आप में बांट लिया, वो भी अपने इलाके को नहीं चला पा रहे हैं, सब आपस में लड़ जा रहे हैं। तो पहला अटैक किसने किया? ईरान के राजा ने किया। उसके बाद अटैक किसने किया? 5 बार अफगानिस्तान के राजा ने। इतना सब कुछ होने के बाद ना, मुगल का एक भी छोटा राजा भी अब जिंदा नहीं था। जिंदा था भी तो राजा नहीं था, वो हटा दिया उसको राजा के पद से, सब कंगाल हो गए। इस तरीके से इंडिया में मुगल्स का पावर क्या होता चला गया? घटता चला गया। समझ रही बात? ये चीज़ें हैं। उसके बाद देयर वेयर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, द ईरानीज एंड तुरानीज। अब इंडिया हमारे हो गए 2 पार्ट में डिवाइड। पहला ईरानीज का मतलब हो गया ईरान के राजा यहाँ पे अटैक करने लगे। ईरान के राजा ने कुछ इलाका इंडिया का अपने कब्जे में कर लिया, और कुछ राजा हमारे तुर्की से भी आए थे, टर्की जिसको आप टर्की बोलते हो ना, वहाँ से भी। तो इन दोनों ने इंडिया के अंदर अपना अपना इलाका बांट लिया कि भैया तुम इधर इलाका रूल करो, हम इधर का रूल करेंगे। समझ आ रही है बात? तो अभी तक मुगल्स रूल करते थे, मुगल्स गए, उनके मंत्रियों ने रूल किया, वो गए तो अफगानिस्तान के राजा ने अटैक किया, फिर ईरान के राजा ने अटैक किया, और अब तुर्की के भी कुछ राजाओं ने अटैक यहाँ पे किया, और ये सब आपस में अपने अपने इलाके को इंडिया में बांट लिए। देखो कंट्री हमारा है, इलाके को बांट कौन रहे हैं? ये सारे लोग, जैसे कि इनका खुद का है। और ये पहले ऐसा ही होता था, पहले ऐसा ही होता था, जो जिस पर अटैक कर दिया उसको अपने कब्जे में कर लिया, जीत लिया, वो इलाका उसका हो गया। ऐसा ही पहले होता था।
आगे, द लेटर मुगल एम्पायर्स वेयर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ आइदर वन और द अदर ऑफ दीज टू पावरफुल ग्रुप्स। अब जो छोटे छोटे राजा बच भी गए होंगे, अच्छा एक बात बताओ, सबसे पावरफुल मुगल्स का लास्ट राजा का नाम औरंगजेब। उसके बाद छोटे छोटे राजा कई सारे हुए, लेकिन उनमें उतना दम औरंगजेब के जितना नहीं था। तो ध्यान रखना, यदि आपसे कोई पूछे चलते फिरते कि मुगल का सबसे लास्ट राजा कौन था, तो आप क्या बोलोगे? औरंगजेब बोलोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि औरंगजेब के बाद कोई मुगल राजा था ही नहीं, था, लेकिन उतना पावरफुल नहीं था। तो जब भी लास्ट मुगल राजा के बारे में बात होगा तो हमेशा हम लोग औरंगजेब का ही नाम लेंगे, ठीक है ना। तो इंडिया में जो छोटे छोटे राजा थे जिन्होंने अपने अपने इलाके को बांट लिया था औरंगजेब के मरने के बाद, वो केवल और केवल क्या बन के रह गए थे? पपेट। पपेट का मतलब होता है कठपुतली। ये ईरान के राजा, तुर्की के राजा जो बोलते थे वो इन लोगों को मानना पड़ता था। नहीं मानेंगे तो मारे जाओगे, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इंडिया में मुगल्स का जो पावर था वो धीरे धीरे घटता चला गया। सुनिए बात। और इंडिया में पावर बढ़ता किसका चला गया, ये बताओ पहले। अभी फिलहाल अंग्रेज तो बाद में आएंगे थोड़ा, अब अंग्रेजी आएगा, लेकिन अभी फिलहाल मुगल्स के जाने के बाद किसका पावर बढ़ गया इंडिया में? दो का, ईरान का, ईरान के राजा का, और तुर्की के राजा का, ठीक। अब इनके बाद कौन आएंगे? अंग्रेज आएंगे, ठीक है ना। ये सब उतना दिन तक रूल नहीं कर पाता है, इन सबको तो अंग्रेज ऐसे मार के भगा देता है, समझ रही बात। तो इनसे ये सब उतना दिन तक रूल नहीं कर पाता है, लेकिन इन्होंने भी इंडिया में काफ़ी लंबे समय तक रूल किया था। अंग्रेज जब आते हैं तो ये लोग बोर्ड या बिस्तर बांध के भाग जाते हैं, समझ रही है बात। तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ में आए सबको? कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।